वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है काल श्रेणी के संघटक, मतलब कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। अब काल श्रेणी के जो संघटक है वो पहला आता है दीर्घकालीन, दूसरा आता है अल्पकालीन। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है, अल्पकालीन का मतलब क्या होता है। दीर्घकालीन में आता है ये फर्स्ट पॉइंट जो है दीर्घकालीन प्रवृत्ति यानी सेक्युलर ट्रेंड, और दूसरा आता है चक्रीय उच्चावचन। अल्पकाल में आता है मौसमी उच्चावचन और अनियमित उच्चावचन। दीर्घकाल का चक्रीय उच्चावचन और अल्पकाल का मौसमी उच्चावचन जो है ये दोनों ही नियमित उच्चावचन है। नियमित उच्चावचन क्या होता है कि नियम से जो आता रहता है, मतलब 3-3 महीने पे 6-6 महीने पे आता है, नियम से वो नियमित उच्चावचन होता है। तो चक्रीय उच्चावचन और मौसमी उच्चावचन जो है ये नियमित उच्चावचन है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति और अनियमित उच्चावचन। दीर्घकालीन प्रवृत्ति तो लंबी है, ये तो लॉन्ग टर्म में आती है, यानी 10 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल ऐसे। और अनियमित वो तो उसका कोई नियम ही नहीं है, मतलब वो होगा एक बार, दूसरी बार नहीं होगा, फिर होगा, फिर आगे होगा, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी नियम से नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अनियमित, मतलब समय से न होना। और चक्रीय उच्चावचन और मौसमी उच्चावचन समय के अनुसार नियम से होता है, इसीलिए इसको नियमित उच्चावचन कहते हैं। अब इन्हीं सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दीर्घकालीन प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं उपनति। ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। लंबी अवधि में किसी श्रेणी के बढ़ने या घटने की सामान्य मूलभूत प्रवृत्ति को दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति कहते हैं। किसी श्रेणी में अल्प अवधि की प्रवृत्ति में हल्के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में उसमें सामान्यतः घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके माध्यम से भविष्य के बारे में अनुमान लगाए जाते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है या उसमें क्या हो रहा है। उसी के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति क्या होती है कि जो श्रेणी होती है या जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, उसके बढ़ने या घटने की जो सामान्य मूलभूत प्रवृत्ति होती है कि वो बढ़ेगा या घटेगा, वो शॉर्ट टर्म में नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म में ही होना चाहिए। तो ये आपका था फर्स्ट पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। अब इसी उपनति को मापने के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पे जो है वो है उपनति मापने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। उपनति मापने के उद्देश्य को इंग्लिश में बोला जाता है पर्पस ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। इसमें पहला आता है अतीत में श्रेणी के विकास अथवा अवनति का अध्ययन करने के उद्देश्य से उपनति मापी जाती है। मतलब कि जो भूतकाल में
बढ़ा है या घटा है, ये क्या हुआ है, इसको देखने के लिए उपनति का उपयोग किया जाता है। उपनति आधारभूत वृद्धि प्रवृत्ति का विवरण देती है और अल्पकालीन उच्चावचनों की उपेक्षा करती है। मतलब छोटे समय में या छोटे समय की अवधि में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनको वो नज़रअंदाज कर देती है या कैलकुलेट नहीं करती है। वो कैलकुलेट किसको करती है? दीर्घ काल में, यानी कि लंबे टाइम पीरियड में अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी को वो डाटा के रूप में कलेक्ट करते हैं। कम समय में हुए उतार चढ़ाव को कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये था इसका पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट कहता है दीर्घकालीन पूर्वानुमान करने के लिए भविष्य में वक्र को बढ़ाना होता है। मतलब क्या होता है कि जो लंबे समय में जब फोरकास्टिंग की जाती है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, तो उस समय जो इसका ग्राफ होता है, जो चार्ट होता है, उसको बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ाया जाता है वो बता रहे हैं। यदि अतीत में दृढ़ वृद्धि होती है तो वे दशाएं जो वृद्धि या विकास का निर्धारण करती हैं के उचित रूप से भविष्य में बने रहने की प्रत्याशा होती है। मतलब अगर किसी कंपनी का डाटा ये दिखा रहा है कि पहले उस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और उसका कारण क्या है, तो उसी कारण को लेकर के वो आगे की योजना बनाते हैं कि अगर इस कारण से हमें पीछे प्रॉफिट हुआ है तो आगे भी प्रॉफिट होगा ही, या सेलिंग हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं कि उचित रूप से भविष्य में बने रहने की प्रत्याशा होती है। तो उपनति वक्र को भविष्य के 5 या 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर प्रारंभिक पूर्वानुमान किया जा सकता है। तो मतलब अब जो वक्र बढ़ाया जाएगा, यानी जो उसका ग्राफ तैयार किया जाएगा, वो ग्राफ 1 या 2 साल के बेस पे नहीं किया जाएगा, 5 या 10 साल, क्योंकि हम दीर्घ काल में जा रहे हैं। तो दीर्घ काल में मिनिमम 5 साल, 10 साल होता है, मैक्सिमम आप 15, 20, 25 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कंपनी के या सर्वे करने वाले या करवाने वाली संस्था के ऊपर कि वो कितना टाइम पीरियड लेते हैं। तो सबका टाइम पीरियड अलग अलग होता है, ये उस कंपनी संस्था के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरह से। तो लेकिन अगर हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 5 से 10 साल तो होना ही चाहिए। तो ये जो ग्राफ तैयार किया जाएगा आने वाले भविष्य का, तो वो ग्राफ कम से कम 5 साल और 10 साल का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका आता है उपनति मापने का उद्देश्य उसे पृथक करना है जिससे सम्मकों के चक्रीय तथा अल्पकालीन उच्चावचनों को स्पष्ट किया जा सके। एक दृढ़ उपनति में छोटे चक्र हो सकते हैं। सम्मकों को उपनति से भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है वे वक्र को सरलतम रेखा के इर्द गिर्द रखता है, जिससे वक्र स्पष्ट हो जाता है। अब ये वक्र क्या है, तो आगे जब हम आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको ग्राफ पे समझाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसी स्ट्रेट लाइन के या तो ग्राफ ऊपर जाता है या तो ग्राफ नीचे आता है।
अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो जा रहा है दृढ़ता की ओर या वृद्धि की ओर या प्रॉफिट की ओर। अगर वो उस स्ट्रेट लाइन के नीचे से जाता है तब हम वहाँ पे कहते हैं या तो ये मंदी हो रही है और या तो फिर जो है इसमें अवनति हो रही है, मतलब गिराव आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ग्राफ बनाने की, तो ये ग्राफ बनता कैसे है वो ये बता रहा है कि एक दृढ़ उपनति में छोटे चक्र हो सकते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर छोटे चक्र होंगे जो थोड़े थोड़े समय पे होंगे और ये दिखाएंगे कि कंपनी में क्या हो रहा है एट ए प्रेजेंट टाइम में, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। बन तो लॉन्ग टर्म का रहा है लेकिन उसमें शॉर्ट टर्म को वो नेगलेक्ट नहीं करते, क्योंकि भाई जो भी काम है वो शॉर्ट टर्म में ही है, उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ता है, यानी प्रभाव हमें लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो शॉर्ट टर्म को हम छोड़ नहीं सकते, अल्प अवधि को हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते, हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है। जब हम शॉर्ट पीरियड को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना जो है लॉन्ग पीरियड को भी चेक करते रहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें बता रहा है कि वक्र को सरलतम रेखा के इर्द गिर्द ही रखता है। ज़्यादा दूर अगर वक्र हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान हो जाएगा या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर जाने नहीं देते हैं, उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं ताकि जो है वहीं पर हमारा लॉन्ग पीरियड में डिस्टरबेंस ना हो। अगर लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म में तो वो उसको खींच कर ले करके आते हैं जिससे प्रॉफिट हो जाए और लॉन्ग टर्म में हमें वो प्रॉफिट डिनोट करे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है हमारा चक्रीय परिवर्तन, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिकल वेरिएशंस। जब काल श्रेणी में दीर्घकालीन नियमित उतार चढ़ाव आते हैं तो वे चक्रीय परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक व्यापार चक्र के 4 चरण होते हैं। अब ये कह क्या रहा है, ये कहने का मतलब इसका ये है कि काल श्रेणी में दीर्घकालीन जब समय लिया जाता है यानी लॉन्ग पीरियड लिया जाता है तो उसमें जो है अप एंड डाउन जो होता है ये नियमित होता है। नियमित का मतलब एक निश्चित समय पर इसका उतार चढ़ाव होना तय होता है, तो वे चक्रीय परिवर्तन होते हैं, तभी उनको चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। चक्रीय परिवर्तन का मतलब चक्र, चक्र मीन्स सर्किल। सर्किल में जैसे एक तरफ से चलना शुरू करते हैं फिर घूम के उसी पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया था, तो इसमें भी यही होता है। जहाँ से हमने शुरू किया था हम वहीं पर चलकर वापस आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम चक्रीय परिवर्तन रखा गया है। यानी जिस समय हमारा मतलब कोई भी कंपनी है या कोई संस्था है जो भी सर्वे करवा रही है, डाटा इकट्ठा कर रही है, वो क्या करती है जब दीर्घकालीन काम करती है तो वो ये देखती रहती है कि किस समय पर, मतलब साल में किस किस महीने पर उसे नुकसान हो रहा है और किस किस समय पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। यानी सेलिंग बढ़ रही है, सेलिंग घट रही है, कस्टमर बढ़ रहे हैं, कस्टमर घट रहे हैं, ये कब कब होता है ये चेक करना उनको आसान हो जाता है चक्रीय परिवर्तन के कारण। अब प्रत्येक व्यापार चक्र के 4 चरण इन्होंने बताए हैं। तो पहला चरण होता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। इसमें होता क्या है कि जब व्यापार में लगातार
वृद्धि होती रहती है। हम वृद्धि को प्रॉफिट भी देखते हैं जनरली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वृद्धि का मतलब होता है कि नए कस्टमर का जुड़ना। तो बट नेचुरल है, जब नए कस्टमर जुड़ेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो यही ये काम करते हैं। अभिवृद्धि में वो देखते रहते हैं कि हमारा डाउनफॉल नहीं हो रहा है, यानी लगातार कस्टमर हमसे जुड़ते जा रहे हैं, कोई कस्टमर हमें छोड़कर नहीं जा रहा। तो उसी को बोलते हैं अभिवृद्धि। तो लगातार व्यापार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज आती है, जो आती है ह्रास की, यानी डिक्लाइन की। डिक्लाइन में क्या होता है कि जब व्यापार में वृद्धि तो होती है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं हो पाती जितनी शुरुआत में हुई थी। यानी कि ये इस समय, अभिवृद्धि के समय, जो तरक्की हो रही थी, जो प्रोग्रेस हो रही थी, वो तरक्की तो हो रही है, लेकिन उसकी गति क्या हो गई है? स्लो हो गई है, धीरी हो गई है। यानी अब कस्टमर नए ज़्यादा मात्रा में नहीं जुड़ रहे हैं, जो हैं वो पुराने कस्टमर हैं। तो उसको बोला जाता है ह्रास या डिक्लाइन। मतलब प्रॉफिट तो गेन कर रही है कंपनी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रॉफिट नहीं गेन कर रही। कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन प्रॉफिट गेन करने की जो स्पीड है, वो स्पीड नए जब व्यापार में उतरे थे उसकी तुलना में स्लो हो गई। तो ये हमारा हुआ दूसरा चरण। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण होता है अवसाद का। अवसाद का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। इसमें क्या होता है कि जब मांग में कमी हो जाती है और व्यापार को लाभ में रखने के लिए उत्पादन को कम करना पड़ता है। मतलब कस्टमर डिमांड नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट का, और कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्शन को कम कर देती है। प्रोडक्शन कम होगा तो बट नेचुरल है कि बाज़ार में बिकने के लिए कम मात्रा में आएगा। जितना आएगा उतना तुरंत बिक जाएगा, तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, कम होगा लेकिन होगा, लॉस नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं अवसाद या डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर डिमांड कम कर रहे हैं प्रोडक्ट की। अब आते हैं इसके अंतिम और चौथे चरण में। तो चौथा चरण होता है पुनरुत्थान का चरण। पुनरुत्थान का चरण में क्या होता है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकवरी। जब व्यापार में वापस वृद्धि के साथ साथ मांग में भी वृद्धि होने लगती है, यानी कस्टमर जब डिमांड करने लगते हैं प्रोडक्ट की, और उससे होता क्या है कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो डिमांड बढ़ने पर जब प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे कहा जाता है पुनरुत्थान। तो पुनरुत्थान में करना क्या होता है कि वापस से मांग प्रोडक्ट की शुरू हो जाती है। अब ये जो 4 चरण हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपको एक साथ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो उलन कपड़े बनाती है। उसने अपनी कंपनी को लॉन्च किया नवंबर में। तो नवंबर में जब वो कंपनी ने अपना उत्पाद पहली बार बाज़ार में लाया होगा, तो दिसंबर के टाइम में आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में ठंडी पड़ती है। तो उस समय क्या होगा कि उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी, और दिसंबर में बनी रहेगी, जनवरी में भी बनी रहेगी, क्योंकि जनवरी में भी ठंड होती है। तो ये वृद्धि बनी हुई है। लेकिन जनवरी के बाद क्या होगा? इसमें कमी आ जाएगी।
क्योंकि अब जिन स्टेट्स में ठंडी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो वहाँ पे मांग तो होगी लेकिन उस मांग में कमी आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, आ गई गर्मी, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून का महीना आ गया। तो उसमें क्या होगा, मांग एकदम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। भाई कोई भी गर्मी में उलन कपड़े की तो डिमांड नहीं करेगा। लेकिन फिर जैसे ही ठंडी का मौसम प्रारंभ होगा फिर उसकी डिमांड शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से चक्रीय परिवर्तन चलता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। तो हर कंपनी में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कंपनी है। आप कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी ले लीजिए तो गर्मी में डिमांड बढ़ जाती है, बरसात में डिमांड धीरे धीरे कम होती है और जाड़ा आते आते डिमांड एकदम ही कम हो जाती है। और फिर जैसे ही गर्मी आती है फिर डिमांड बढ़ जाती है। तो ये लगभग हर कंपनी में होता है। तो ये आपका था चक्रीय परिवर्तन। अब इसी चक्रीय परिवर्तन को हम अगले वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो से जुड़े रहिए ताकि आपको इसका अगला पार्ट जब मिले तो आपको ये प्रॉपर पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा या और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है जिससे आपको आसानी हो ये सारे टॉपिक्स को समझने में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।